डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम्स। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि एडीटी। तो उस लेक्चर में आप लोग अगर एग्जामिनेशन पर्पज से अगर पढ़ रहे हो तो इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये मेरा प्रोग्राम का लॉजिक है, इस लॉजिक को हम लोगों ने एडीटी को कन्वर्ट किया और डिफरेंट ऑपरेशन शो किया। जैसे कि मैंने एटीएम का एग्जांपल बताया था, तो लॉजिक तो है लेकिन वो हम लोग को शो नहीं हो रहा। तो सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का एटीएम का स्क्रीन है विद डिफरेंट ऑपरेशन और ये हर ऑपरेशन इसके प्रोग्रामिंग के लॉजिक से कनेक्टेड है। तो क्या है, प्रोग्राम जो डिफरेंट ऑपरेशन एज ए एडीटी जुड़ा हुआ है और वो ऑपरेशन मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो प्रोग्रामेटिकल लॉजिक जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विद ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो फिगर है, आप लोग अगर अपने एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ रहे हो तो ये फिगर डेफिनेटली ड्रॉ करके आना। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। एल्गोरिथम जो हमारा होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। किस चीज का वो प्रोसीजर होता है? वो किसी भी प्री डिफाइंड टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, किसी भी प्री डिफाइंड टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, मतलब कि जैसे हमारा कोई भी टास्क प्री डिफाइंड है कि हमें ये टास्क करना है तो उसका हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम लोग को दो नंबर के सम को फाइंड करना है यूजिंग 3 वेरिएबल। ओके, हम लोग क्या बोले, हमको सम फाइंड करना है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का सम फाइंड करना है। तो हम लोग एकदम वर्स्ट केस, मतलब एक तरीके से सबसे लेमैन अगर हम लोग तरीके से अगर सोचे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 लेंगे और हम लोग 3 इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, हम लोग 3 इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, 3 इंटीजर वैल्यू, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और एक सम ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में सम में a प्लस बी के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मतलब जो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो कहां चला जाएगा, सम में। थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, प्रिंट सम को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। मतलब कि क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। जैसे कि हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या लिए, 3 इंटीजर वैल्यू लिए। सेकेंड स्टेप क्या किए, एक सम वैल्यू में a प्लस बी को हम लोग क्या किए, इनिशियलाइज कर दिए। थर्ड स्टेप में हम लोग सम के वैल्यू को प्रिंट कर दिए। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो कि प्री डिफाइंड टास्क क्या था, हम लोग का सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम फाइंड करना, ये मेरा प्री डिफाइंड टास्क था। और अब मैंने क्या किया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ड्रॉ किया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ड्रॉ किया और इस प्रोसीजर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर के सम को फाइंड करेंगे। ओके, इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड और प्रोग्राम। ये जो हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम जो होता है हमारा, वो कंप्लीट कोड नहीं होता या फिर कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये कोई कंप्लीट कोड नहीं है और कोई प्रोग्राम नहीं है, जस्ट अ कोर सॉल्यूशन और लॉजिक बिहाइंड अ प्रोग्राम। सपोज हम लोग को 2 नंबर के सम को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या बोले, अगर हम लोग इसका एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो हम लोग पूरे प्रोग्राम को नहीं लिखते, इसके पीछे क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या लॉजिक लग सकता है उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड, ये कोई कंप्लीट कोड नहीं है और प्रोग्राम नहीं, जस्ट अ कोर सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है या फिर उसके पीछे हम लोग लॉजिक क्या लगा रहे हैं वो है। ठीक है, तो नॉट अ कंप्लीट कोड, इट जस्ट अ कोर सॉल्यूशन और लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के पीछे जो लॉजिक लगा है वो होता है एल्गोरिथम। इट इज एक्सप्रेस्ड एज सूडो कोड और फ्लो चार्ट, मतलब इसको हम लोग सूडो कोड की मदद से और फ्लो चार्ट की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग सूडो कोड और फ्लो चार्ट की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का एल्गोरिथम का डेफिनेशन। एल्गोरिथम होता क्या है और एल्गोरिथम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये बात है कि एल्गोरिथम जो होता है ना, वो हर किसी का सेम नहीं हो सकता। सपोज मैंने यहाँ पे ए भी लिया, आप लोगे क्या,
आप ये भी ले सकते हो, आप लोगे सम num1 एंड num2, आप ऐसे करके ले सकते हो। फिर सम इक्वल टू num1 प्लस num2 और सम को प्रिंट करो। आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ आप क्या करोगे कि नहीं मुझे 3 इंटीजर नहीं लेना, मुझे 2 इंटीजर लेना है, तो आप बोलोगे num1 ले लेता हूं एक और एक num2 ले लेता हूं, और num1 में ही num1 प्लस num2 कर दूंगा और num1 को प्रिंट कर दूंगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इसे बड़ा करके लिख सकते हो। क्या करोगे, आप यूजर से इनपुट ले लो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 इंटीजर लिए, अब आप लिखोगे num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20, और उसके बाद आप लोग प्रोसेस करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एल्गोरिथम का अप्रोच सेम होगा, लॉजिक सेम होगा, मगर उसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ओके, एट द एंड आपको क्या फाइंड करना है, प्री डिफाइंड टास्क को अकॉम्प्लिश करना है, यानी कि हम लोग को एट द एंड रिजल्ट चाहिए। कैसा रिजल्ट, जो हम लोगों को दिया गया है, हमने क्या दिया, सम ऑफ 2 नंबर, तो आप एट द एंड सम ऑफ 2 नंबर ही गेन करोगे। चाहे आप लॉजिक कुछ और लगा दो, या फिर आप अपनी एल्गोरिथम के स्टेप को इंक्रीज कर दो, शॉर्ट कर दो, और भी उसको अलग अलग तरीके से लिख लो, लेकिन एट द एंड आपको क्या चाहिए, आपको जो टास्क मिला है वो अकॉम्प्लिश करना है। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चीज का जो नोट्स है, मतलब एल्गोरिथम का जो नोट्स है, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इसके नोट्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एल्गोरिथम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ओके, एल्गोरिथम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं हमारे इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड करेक्टनेस। अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस बेसिक्स पे है, किस बिहार पे है, हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज द लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्राम। मतलब अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो ये एल्गोरिथम उसके पीछे का लॉजिक को बताता है, और अगर हमारा किसी प्रोग्राम का लॉजिक गलत बने तो हमारा पूरा का पूरा कोड या हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे एल्गोरिथम में लिया गया है। जो सबसे पहला है हमारा इनपुट। अब क्या हो सकता है इनपुट, सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, जहां सेम एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, इंट ए बी एंड सम कर दिए। ओके, अब यहां पे इनपुट में बी 0, मतलब हम लोग इनपुट ले भी सकते हैं और डायरेक्टली दे भी सकते हैं, और सम ऑफ द केस जैसे कि हम लोग को कुछ प्रिंट कराना हो, जैसे कि हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम अपना सीखते हैं, डेट इज हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड। हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं मेन, वाइड मेन एंड डायरेक्टली क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड। ओके, और जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। तो इस केस में हम लोग कोई इनपुट नहीं डाले, तो इनपुट में भी डाल सकते हैं और इनपुट में भी नहीं डाल सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं, जब हम लोग इनपुट डालते हैं, अब क्या हो सकता है, हम लोग इसको दो तरीके से ले सकते हैं, या फिर जो हमारा वैल्यू है वो यूजर डालेगा, या फिर हम डाल देते हैं। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड परसेंट ए एंड एन परसेंट बी। ये यूजर डालेगा, ये हम लोगों ने डाला। अब हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन प्रिंट सम को प्रिंट करवा दो। ठीक है, इट इज नॉट द प्रोग्राम, इट इज जस्ट अ लॉजिक। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या डाला, इनपुट हम लोगों ने क्या डाला, इनपुट। तो
एल्गोरिदम का जो प्रॉपर्टीज है, पहला इनपुट की अगर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं तो करेक्ट होना चाहिए, है ना। सपोज हमारा डिजायर्ड आउटपुट इस प्रोग्राम का 30 होता है, ठीक है। सपोज इस प्रोग्राम का डिजायर्ड आउटपुट 30 है और हम लोग इनपुट ही गलत डाल रहे हैं 20 और आउटपुट क्या आ रहा है 40। दिट इज नॉट आवर डिजायर्ड आउटपुट। तो इस डिजायर्ड आउटपुट के लिए हमारा इनपुट करेक्ट जाना नेसेसरी है। लॉजिक आप सही लगा रहे हो लेकिन आप इनपुट गलत डाल रहे हो तो आपका डिजायर्ड आउटपुट गलत आ रहा है। तो इनपुट इसलिए इस एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज में नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट। सेम जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, प्रिंट सम, ओके। नो, अब जब हम लोग ने लिया था a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 30। मगर इन दी केस अगर हम लोग यहाँ पे सम की जगह गलती से a लिख दिए तो आउटपुट क्या आ जाएगा 10 एंड दिस इज नॉट इज इक्वल टू आवर डिजायर्ड आउटपुट। जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए वो इसके इक्वल नहीं है। तो हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट भी है वो हमारे कोड पे या हमारे लॉजिक पे कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रोग्राम का जो इनपुट और आउटपुट है वो हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से इनपुट और आउटपुट को यूज करना चाहिए, ठीक है। और हर प्रोग्राम का कोई ना कोई आउटपुट आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी प्री डिफाइंड टास्क के लिए वो काम कर रहे हैं। और अगर कोई टास्क है उसके पीछे लॉजिक लगा रहे हैं तो इस मीन्स कि वो आउटपुट कुछ गेन कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टेप होगा, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, each step of algorithm must be clear and well defined कहने का मतलब क्या है कि सपोज हम लोग कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं और उसका कोई स्टेप क्लियर नहीं है और वेल डिफाइंड नहीं है तो उसके पीछे का लॉजिक हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और लॉजिक अगर हम लोग का गलत बिल्ड हो रहा है तो हम लोग का पूरा कोड गलत बिल्ड होगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इंट x y z, ठीक है, और हम ऐसे लिख दिए z इक्वल टू x प्लस वाई, ओके। और हम ये कर रहे हैं, सपोज इसको कुछ चेंज करते हैं लोग, यानी कि कुछ ऐसा हम लोग लेने का कोशिश करते हैं जो प्रोग्राम एल्गोरिथम हम लोग का क्लियर नहीं हो। सपोज हम लोग जेड एज ए प्रिंट करा दिए, सिर्फ प्रिंट जेड, बिना कोई वैल्यू लिए बिना कुछ किए हम लोग जेड को प्रिंट करा रहे हैं। इट्स मीन्स कि हमारा ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ किए नहीं, बस जेड को प्रिंट करा रहे हैं। यानी कि ये डिफाइन भी नहीं है सही से और क्लियर भी नहीं कि जेड किए क्या, लॉजिक क्या लगा है। हम लोग 3 वेरिएबल लिए जेड को प्रिंट कर दिए, इट डजंट डू एनीथिंग। तो ये क्या हुआ, हम लोग का हमारा जो एल्गोरिथम का ये प्रॉपर्टीज है डेफिनेटनेस, ये क्या कहता है कि हर स्टेप जो होना चाहिए हमारा एल्गोरिथम को वो क्लियर एंड वेल डिफाइन होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिथम दैट इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को वो इनफिनाइट लूप में चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंट i इक्वल टू 1 while 1 प्रिंट i, ओके। अब क्या होगा, यहां पे हम लोग बाहर आके लिख देते रिटर्न। अब ये प्रोग्राम कभी इस लूप से बाहर आएगा ही नहीं क्योंकि i का वैल्यू 1 है और ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा। सपोज हम यहां पे कर देते while i, यानी कि i का वैल्यू हमेशा 1।
जब ये हमेशा 1 रहे, ये हमेशा ट्रू देगा और ये हमेशा प्रिंट 1 को प्रिंट करके कंटिन्यू लूप में चला जाएगा। और ये कैसा लूप में चला जाएगा? इनफिनाइट लूप। ये वापस इसको चेक करेगा, ये ट्रू बताएगा, ये 1 को प्रिंट करेगा, ये फिर चेक करेगा, ट्रू बताएगा, 1 को प्रिंट करेगा। तो इस फाइनाइटनेस से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को कहीं ना कहीं इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहां पे लगा देते हैं i माइनस माइनस, तो क्या होगा? ये गया, i के वैल्यू को 1 प्रिंट किया, i के वैल्यू को डिक्रीज किया और यहां पे आ गया ये 0। जब ये 0 आ गया तो ये क्या देगा? फॉल्स। और जैसे फॉल्स देगा तो ये वापस आ जाएगा, यहाँ रिटर्न 1 प्रिंट हो जाएगा। तो जो हमारा एल्गोरिदम है वो ऐसा ना डिजाइन हो जाए कि हमारा जो लॉजिक है या जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमारा किसमें चला जाए? फाइनाइटनेस। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस कहने का मतलब क्या है हमारा? सपोज हम लोग कहीं पे, अगर लास्ट एग्जांपल में अगर हम लोग i माइनस माइनस की जगह i प्लस प्लस कर देते तो क्या होता? हमारा जो प्रोग्राम है ये स्टिल, ये अभी भी क्या रहता? मेरा फाइनाइटनेस को ही फॉलो करता। तो हमारा प्रोग्राम जो करेक्टनेस भी होना चाहिए, मतलब हमारा एल्गोरिथम करेक्टनेस होना चाहिए कि किस जगह कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, किस जगह कौन सा वेरिएबल यूज करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, फोर लूप कैसे लगाना है। तो ये हमारा एल्गोरिथम भी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो आता है हम लोग का एल्गोरिथम के प्रॉपर्टीज के बाद, हम लोग एल्गोरिथम को एनालिसिस कैसे करते हैं? हम लोग एल्गोरिथम को एनालिसिस कैसे करते हैं? सपोज क्या कहते हैं हम लोग? एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम, सॉरी, एनालिसिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, सॉरी, एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग two algorithm with respect to space and time, with respect to space and time। कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास किसी एक प्रोग्राम का डिफरेंट एल्गोरिदम है, जैसे कि हम लोग सॉर्टिंग का एग्जांपल ले लें, सॉर्टिंग का, जिसको हम लोग आगे देखेंगे फर्दर लेक्चर में। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और भी बहुत सारे। तो ये सारे एल्गोरिदम किसके हैं? सिर्फ सॉर्टिंग कर देंगे। डिफरेंट एल्गोरिदम है, सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग कर देंगे। मैंने क्या कहा? 2 एल्गोरिदम, या तो मोर देन 2 एल्गोरिदम है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 एल्गोरिदम, या फिर मोर देन 1 एल्गोरिदम। दिस इज बेस्ट, एक से ज्यादा, है ना? यानी कि किसी भी एल्गोरिदम को कंपेयर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। सपोज जैसे कि हम क्या बता रहे थे कि सॉर्टिंग करने का हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम, दैट इज मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, मतलब कि ये एल्गोरिदम टास्क परफॉर्म करने में कितना समय ले रहा है और कितना स्पेस ले रहा है। क्विक सॉर्ट कोई टास्क को परफॉर्म करने में कितना समय ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, और हीप सॉर्ट कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो एट दैट बेसिस हम लोग उस एल्गोरिदम को अप्रोच में लाएंगे। तो क्या कहें? एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 1 एल्गोरिदम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। इसके स्पेस और समय के अनुसार ये कितना समय ले रहा है या कितना स्पेस ले रहा है, उसको अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम। अब ये एनालिसिस जो होता है, ये हमारे कुछ नोटेशंस है जिसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन।
तो इस नोटेशन की मदद से हम लोग अपने एल्गोरिथम को डिफाइन कर उसके टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ड्राइव करते हैं या फिर बताते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है या कितना स्पेस ले रहा है। अब जो हमारा एल्गोरिथम है वो 3 केसेस में लाई करता है, 3 केसेस, ठीक है, 3 केसेस। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज बेस्ट केस, सेकंड जो हमारा है एवरेज केस, और लास्ट जो हमारा है वर्स्ट केस। यानी कि कोई भी एल्गोरिथम बेस्ट से बेस्ट केस में कितना समय लेगा, एवरेज केस में कितना समय लेगा और वर्स्ट केस में कितना समय लेगा। या अगर एग्जांपल ले हम लोग बेस्ट केस का, सपोज कोई एरे को सॉर्ट करना है और वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, इस एरे को सॉर्ट करना है और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये बेस्ट केस हुआ इस एल्गोरिथम के लिए। और इस केस में वो एल्गोरिथम कितना समय लेगा। वर्स्ट केस में हम लोग क्या कहते हैं, सपोज ये हम लोग का एल्गोरिथम है, सॉरी ये हम लोग का डेटा है 1। अब इसको हम लोग सॉर्ट करना है एज असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पूरा का डेटा हमारा क्या है, उलटा हुआ है। और जब ये डेटा उल्टा हुआ है तो ये वर्स्ट केस कंडीशन है, यानी कि सबसे खराब से खराब सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमारा एल्गोरिथम कितना समय लेगा। एंड द एवरेज केस इज द मिक्स। अब ये एवरेज केस में हमारा एल्गोरिथम कितना समय लेगा, तो ये 3 केसेस में हम लोग अपने एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो में कितना समय लेगा, एवरेज के सिनेरियो में कितना समय लेगा और वर्स्ट के सिनेरियो में कितना समय लेगा। तो दिस इज द ऑल द केसेस ऑफ द एल्गोरिथम। अब जो हमारा बेस्ट केस होता है वो हमारा होता है, हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन 3 होता है, दैट इज थीटा, ओमेगा एंड बिग ओ नोटेशन। तो जब हम लोग बेस्ट केस पे डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं ओमेगा, हम लोग नोटेशन जो यूज करते हैं ओमेगा का। एवरेज केस में हम लोग करते हैं बिग ओ, और वर्स्ट केस में हम लोग करते हैं थीटा। एवरेज केस में हम लोग यूज करते हैं थीटा और वर्स्ट केस में हम लोग यूज करते हैं बिग ओ, ठीक है। अगर हम लोग एल्गोरिथम को बेस्ट केस में के टाइम में शो कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे ओमेगा। अगर हम लोग एवरेज केस शो करें तो हम लोग थीटा, और वर्स्ट केस में हम लोग यूज करेंगे बिग ओ नोटेशन। तो फर्दर हम लोग देखेंगे कि ये नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस काम करता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।